तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में एक और नए लेक्चर में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एरोमेटिक अमाइंस के बारे में कि एरोमेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन उनकी प्रिपरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एरोमेटिक अमाइंस की प्रिपरेशन कैसे होती है, वो कैसे बनाए जाते हैं और वो कौन सी रिएक्शंस के अंडर को जाते हैं, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक एसिड्स के बारे में, यानी कि एसिडिटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। तो दोस्तों चलिए हम हमारा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों हमने क्या-क्या कवर कर लिया है रिसेंट वीडियोस में। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा फिनोल्स। ये है यूनिट सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट चल रही है बच्चों। पहले हमने पढ़ा फिनोल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, और उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनोल, सेरेसोल्स, रेसोर्सिनोल्स और नेप्थोल्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया एरोमेटिक अमाइंस के बारे में, यानी कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी एंड सिंथेटिक यूज ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। अराइल डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में भी हमने डिटेल में बात की है लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो रिसेंट वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक एसिड के बारे में, यानी कि एरोमेटिक एसिड्स आखिरकार क्या होते हैं, एसिडिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ते हैं बेंजीन रिंग पे वो क्या असर करते हैं एसिडिटी पे, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एरोमेटिक एसिड्स आखिरकार होते क्या है, हम किन चीजों को एरोमेटिक एसिड्स बोलते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। एरोमेटिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि C बॉन्ड OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए एरोमेटिक रिंग। तो दोस्तों एक एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, उसे को हम एरोमेटिक एसिड्स कहते हैं। बात कर ले इसकी। दोस्तों बात कर लेते हैं एरोमेटिक एसिड्स की। तो दोस्तों एरोमेटिक एसिड्स हम किन्हें बोलते हैं, एरोमेटिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों एरोमेटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्ड COH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। तो दोस्तों एक एरोमेटिक रिंग से, यानी कि बोल सकते हो बेंजीन रिंग, मान लीजिए बेंजीन रिंग भी एरोमेटिक रिंग ही है, इससे डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हो, इसी को हम एरोमेटिक एसिड बोलते हैं, यानी कि ये बेंजोइक एसिड हो गया बच्चों। तो दोस्तों इसी को एरोमेटिक एसिड बोलते हैं। बात पहले हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एरोमेटिक एसिड वह कार्बोनिक यौगिक है जिनमें कार्बोक्सिल समूह, यानी कि COOH सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे एरोमेटिक एसिड हो गया, AR यानी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है COOH। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल फॉर्मूला की। जो एरोमेटिक एसिड्स में जो जनरल फॉर्मूला आता है ना, बेसिक फॉर्मूला आता है, वो यही है। बेंजोइक एसिड का एक फॉर्मूला आता है, बेंजीन रिंग पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे। बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। AR बॉन्ड COOH, एग्जांपल देख सकते हो बेंजोइक एसिड जो कि मैंने आपके सामने बना दिया है यहाँ पे, और पैथेलिक एसिड भी इसी का एग्जांपल है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके नेचर की, यानी कि ये दोस्तों वीक एसिड में काउंट होता है। ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है ये वीक एसिड माना जाता है, बट स्ट्रॉन्गर देन फिनोल्स। तो दोस्तों फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फिनोल बेंजीन रिंग पे बॉन्ड OH हो गया, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम फिनोल बोलते हैं। दोस्तों इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एसिडिक, यानी कि इससे ज्यादा स्टेबल होता है। इससे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो दोस्तों एसिडिटी की बात कर ले तो H+ रिलीज होता है। एक साइड बेंजोइक एसिड यानी COOH में से H रिलीज होगा और ये बन जाएगा COO नेगेटिव, और यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप यानी फिनोल में रिलीज होगा H+ और ये बन जाएगा O नेगेटिव। तो दोस्तों जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस पे ज्यादा स्टेबल है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और वहां पे 1 है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होने की वजह से वो आराम से डीलोकलाइज हो सकते हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और ज्यादा रेजोनेंस होता है। ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तो ज्यादा एसिडिक रहेगा। इसी वजह से बेंजोइक एसिड ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फिनोल्स। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दोस्तों आज तबीयत थोड़े बहुत डाउन है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या है। फाउंड इन प्लांट्स ऑयल, रेसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स के में भी काफी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये उसी जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काफी इनका यूज किया जाता है, जैसे प्लांट ऑयल में भी काफी इस्तेमाल आता है इसका। आगे बात करते हैं हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि इसको प्रिपेयर करने के कुछ जनरल मेथड्स जिनसे बेंजोइक एसिड प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि बेंजोइक एसिड बनता है। बेंजीन रिंग पे COOH एक साइड में स्ट्रक्चर बना देता हूं इसका, ताकि इजीली आपको समझ में आएगा और इजीली आप चीजों को कैच कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे मेथड है जो कि याद रखने के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की POU से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। तो दोस्तों पहला मेथड आता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। उसके अंदर जो पहला पॉइंट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो दोस्तों बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है ऑक्सीडेशन के द्वारा एल्काइल बेंजीन में से। तो दोस्तों अब हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एक साइड में टोलिन है जो कि रिएक्ट करवाते हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ, जो कि इस टोलिन को ऑक्सीडाइज करते हैं और बनाते हैं बेंजोइक एसिड। देख सकते हो आप, ये हमारा बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों ये बनता कैसे है उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑक्सीडाइजेशन होता क्या है। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम ऑक्सीडाइजेशन करवाएंगे तो वो H+ रिलीज करेगा। जब तक H+ रिलीज करेगा तब तक वो स्टेबल ना हो जाता है, जब तक वो H+ रिलीज करेगा और उसको जरूरत पड़ेगी तो वो ऑक्सीजन को ऐड कर सकता है। इस केस में हमारे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले CH3 ऑक्सीडाइज होता है और बनता है CH2। फिर दोस्तों वहां पे आके जुड़ जाता है OH। फिर इसके बाद में दोस्तों ये फॉर्म होता है CHO में, H रिलीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारी जो कंडीशन आती है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक तो डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से। इसका स्ट्रक्चर एक बार मैं बना देता हूं आपको। ये ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। पहले 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, पहले एक ऑक्सीडेशन से एक होता है, फिर दोबारा उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, क्योंकि उसी मीडियम में वो रखे हुए होते हैं। यानी कि टोलिन माना हमारा एसिडिक मीडियम में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। पहले ऑक्सीडाइजेशन होता है, H+ रिलीज होता है, फिर होता है, फिर H+ रिलीज होता है, फिर हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एल्डिहाइड। तो दोस्तों एल्डिहाइड में भी वाटर से OH निकल के आता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है कि अच्छा इससे ज्यादा स्टेबल हो जाए, इसीलिए यहाँ पे OH आके जुड़ जाता है और जो हमें मिलता है वो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा इस रिएक्शन से हमें मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इनको इरेज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से आगे देख सको। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि हमारा दूसरा जो ऑक्सीडाइजेशन मेथड है वो कौन सा है, उसकी बात करते हैं। आगे आता है हमारा एरोमेटिक, फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या एरोमेटिक कीटोन्स से। तो दोस्तों एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स ऑक्सीडाइज करते हैं हम इन्हें और हमें मिलता है एरोमेटिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड। ये देख सकते हो, ये मिलता है हमें एल्डिहाइड और कीटोन से, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन से हमें जो मिलता है बेंजोइक एसिड, वो कैसे मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो दोस्तों इसमें इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं एक बार मैं अच्छे से। दोस्तों हमारे यहाँ पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट C कनेक्ट होता है और C से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन और एक जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही होता है, एसिडिक होता है, इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो H+ रिलीज होता है, H+ रिलीज हो जाएगा यहाँ से और एक रिप्लेस कर देगा इसको OH के साथ, यानी कि OH ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ जाता है। वाटर से डिसोसिएट्स होते हैं, H+ अलग होते हैं वाटर में और OH अलग होते हैं, एसिडिक मीडियम होता है, इस वजह से फिर OH आके इसको रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है हमारा ये एक सेकंड जो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से और एक साइड यहाँ पे आके जुड़ जाता है हमारा OH। यह स्टेबल होता है, इस वजह से ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का तो हमें मिलता है बेंजोइक एसिड यानी कि एरोमेटिक एसिड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया बच्चों। तो अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों हमें मिला बेंजील्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं
कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस की। पहली आती है कोलबे स्मिथ रिएक्शन। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड को रिएक्ट किया जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं हम सोडियम फिनोक्साइड को, और हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड यानी कि ओ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। सोडियम फिनोक्साइड का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं दोस्तों। सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन रिंग पे O नेगेटिव Na+। तो दोस्तों एक इंटरमीडिएट होता है, ये रिएक्ट करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक स्पेसिफिक अंडर प्रेशर, और हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड यानी कि बेंजीन रिंग पे OH और ऑर्थो पोजीशन पे COOH। इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दोस्तों ये बनता कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस एक सेकंड में इसे रिमूव कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एक सेकंड, जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हमें मिलता है इंटरमीडिएट, हमें यहाँ पे बनता है बेंजीन रिंग पे O नेगेटिव Na+। तो दोस्तों Na+ इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ना ही रेजोनेंस में लेता है, ये बस जुड़ा रहता है स्टेबिलिटी के लिए। और दोस्तों जैसे हम इससे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, ये M+ इफेक्ट दिखाता है यानी कि ये ऑक्सीजन डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को और डीलोकलाइज करता है ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ऑर्थो पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग हो जाती है रिंग। जैसे ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O आके जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड आके जैसे ही जुड़ता है इसमें, तो ये Na अपनी यहां से जगह छोड़ देता है और इसके आगे साथ आके जुड़ जाता है, एक सोल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है ताकि ज्यादा स्टेबल रहे। और रिएक्शन में इसी प्रकार ये लिखा जाता है और वापस जैसे ही अपनी जगह छोड़ता है ऑक्सीजन के पास, वहां पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है ताकि उसे बैलेंस कर सके। तो ये बन जाता है हमारा OH बॉन्ड Na+ COO नेगेटिव। दोस्तों इसके बाद में इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं प्लस HCl के साथ। एक सेकंड ये बना देता हूं मैं, Na+ COOH, इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे HCl के साथ। तो दोस्तों हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा COOH। तो दोस्तों जैसे एक सेकंड दोस्तों, ये साइड मैंने गलत लिख दिया, इसमें H नहीं आएगा यहाँ पे, H को एसिडिफिकेशन से रिमूव मिलेगा। एक सेकंड, ये H नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ यानी एसिडिफिकेशन करवाएंगे, तो ये हमारा H निकल के यहाँ पे जुड़ जाएगा और Na निकल के यहाँ से Cl के साथ हो जाएगा। तो ये सोल्ट बन जाएगा NaCl प्लस COOH। NaCl सब प्रोडक्ट बन जाएगा और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं हम अगली रिएक्शन की, जो कि है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रेट्स। दोस्तों बेसिकली हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रेट्स में बच्चों क्या होता है, जो हमारा बेंजोनाइट्रिल यानी बेंजोनाइट्रिल होता है उसको हम एक एसिडिक मीडियम में डालते हैं HCl और वाटर की प्रेजेंस में। तो दोस्तों वहां पे जो हमें मिलता है वो मिलता है बेंजोइक एसिड और NH3 यानी कि अमोनिया के फॉर्मेशन होती है। दोस्तों ये होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। दोस्तों बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर C इन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन से। ये रिएक्ट करवाते हैं हम इसको H2O और HCl के साथ। जो हमें मिलता है दोस्तों प्रोडक्ट वो होता है एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग पे COOH प्लस NH3 अमोनिया, ये बाहर रिलीज हो जाता है। तो दोस्तों ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों C 3 बॉन्ड के साथ यहाँ पे स्टेबल है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होता है इस रिएक्शन में। और सबसे पहले आके जुड़ता है इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन H+ और यहाँ पे आके जुड़ जाता है OH, और ये अपने बॉन्ड्स को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे ये बॉन्ड्स टूटते हैं यहाँ पे 2H2O आके जुड़ जाते हैं यानी 2 ऑक्सीजन आके जुड़ जाते हैं और एक हाइड्रोजन आता है, और धीरे धीरे हमारा N रिप्लेस हो जाता है 3 हाइड्रोजन को लेके अमोनिया बना देता है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अगले रिएक्शन की। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम के पीओ से अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखने वाली रिएक्शन है। इसके अंदर कुछ नहीं होता बच्चों, ये CN रिप्लेस हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एक सेकंड में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये
ट्रिपल बॉन्ड N है ये रिप्लेस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी एरोमेटिक रिंग पे उसी पोजीशन पे आ जाता है C डबल बॉन्ड OH। वो कैसे आके जुड़ता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो H आके जुड़ता है, फिर OH आके जुड़ता है ऑक्सीजन से, यानी वाटर के अंदर से OH नेगेटिव और H प्लस में वाटर के आयंस ब्रेक होते हैं एसिडिक मीडियम की वजह से। जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं बेंजोनाइट्रिल का तो हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और भी अच्छे से डीपली बात करेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, यानी कि एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो चीज है। डेफिनेशन देखते हैं, एसिडिटी एबिलिटी टू डोनेट ए प्रोटॉन H+। तो दोस्तों H+ डोनेट करने की एबिलिटी को ही हम एसिडिटी बोलते हैं। एरोमेटिक एसिडिटी एसिड्स आर वीक एसिड, यानी बच्चों जो रिंग पे लगे हुए जुड़े हुए जो एसिड्स होते हैं, यानी कि जो एरोमेटिक रिंग के साथ जो कंपाउंड से कुछ एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक एसिड्स होते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं इन कंपेयर टू मिनरल एसिड्स लाइक HCl H2SO4 बट स्ट्रॉन्गर देन फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। अम्लता प्रोटॉन H+ छोड़ने की क्षमता, एरोमेटिक एसिड कमजोर अम्ल होते हैं परंतु फिनोल और अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये क्या बता रही है हमारी डेफिनेशन, और एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ O एटम्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फिनोल्स के अंदर एक ऑक्सीजन होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि जो हमारा जो ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग पे COOH उसमें 2 ऑक्सीजन होती है, इसकी वजह से ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ एटम्स, बोथ O एटम्स, यानी ऑक्सीजन एटम्स पे दोनों इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी वजह से रेजोनेंस ज्यादा होता है, रेजोनेंस ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होती है तो एसिडिटी ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, और ज्यादा एसिडिक होगा तो कम बेसिक होगा। ये नियम याद रख लो बच्चों कि देख लो कि ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही है तो ज्यादा एसिडिक होगा और कम बेसिक होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी दूसरी यूनिट में, तो मान लीजिए इसी में आधी यूनिट सिमट जा रही है। तो बच्चों आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। तो दोस्तों एसिडिटी में जो सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ते हैं, यानी कि बेंजोइक एसिड के बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ रहे हैं, या बेंजीन रिंग की स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी आके सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है तो उस कंपाउंड पे क्या असर डाल रहा है, वो उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये पता लगता है। बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग अफेक्ट एसिडिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट। या तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स देने वाला होगा या लेने वाला होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से पता चलेगा, और दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट से पता चलेगा, यानी कि -M और +M इफेक्ट से पता चलेगा। बेंजीन रिंग पर उपस्थित उपस्थापक अम्लता को इंडक्टिव प्रभाव यानी कि -I+I और मेमोरिक प्रभाव यानी कि +M या -M द्वारा प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो बढ़ा देंगे एसिडिटी या एसिडिटी कम कर देंगे। पहले जो ग्रुप आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स -I और -M। तो दोस्तों इनके बारे में तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये झोला लेके चलते हैं, जहां बैठे वहीं इलेक्ट्रॉन्स को लेने लग जाते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल की बात कर ले NO2, जो कि हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं इसके बारे में, बॉन्ड CN बॉन्ड Cl बॉन्ड COOH, पुल इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइज COO बॉन्ड और एसिडिटी इंक्रीज। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम, जो हमारा बेंजोइक एसिड चल रहा है उसी के एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो हमारा जो बॉन्ड बनता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, पहले ऊपर वाला रिमूव करना पड़ेगा, ज्यादा स्पेस नहीं है बच्चों हमारे पास यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मान लीजिए एक सेकंड, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया बच्चों, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया COOH। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड पे NO2 आके जुड़ रहा है, मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ गया NO2। अब ये COOH हो गया जो हमारा देने वाला है, यहाँ पे ये स्टेबलाइज कर रहा है, -I जोड़ के ये डोनेट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ बच्चों, जो हमारा NO2 है जो है लेने वाला, तो इसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है, यानी कि ऊपर जुड़ा हुआ है देने वाला, साइड में जुड़ा हुआ है लेने वाला, एक दे रहा है एक ले रहा है, स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है। अगर वो ना भी दे रहा हो फिर भी वो स्टेबल है अपने आप में, क्योंकि बेंजीन रिंग है उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है और अपने आप उसके पास 6 डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही इलेक्ट्रॉन्स काफी होते हैं स्टेबलाइजेशन करने के लिए। और इससे दोस्तों इलेक्ट्रॉन से खींच रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं
और स्टेबलाइजेशन बढ़ रहा है, जो हमारा जो COOH जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है इसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है, इसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है तो इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से दोस्तों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रोबेंजीन एसिड जुड़ गया, यानी कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 को आप जोड़ोगे या कोई से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप जोड़ोगे तो वो बेंजोइक एसिड का एसिडिटी बढ़ा देगा, स्टेबल ज्यादा कर देगा उसको इन कंपैरिजन टू बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों सिंपल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो नाइट्रो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी अगर इसके पास बेंजोइक एसिड के पास कोई लेने वाला बैठा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देने वाले दानदाता प्लस आई प्लस एम। तो दोस्तों प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट वो होते हैं, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और प्लस एम में लोन पेयर डोनेट करते हैं, यानी कि लोन पेयर रिलीज करते हैं, डीलोकलाइजेशन भी इसमें होता है। तो दोस्तों बात करें इन ग्रुप्स के एग्जांपल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, बॉन्ड OH, बॉन्ड NH2, बॉन्ड OCH3 और बॉन्ड CH3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के POV से। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, पुश इलेक्ट्रॉन्स या इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, डिस्टेबलाइज COOH, एसिडिटी डिक्रीज, p अमीनोबेंजेनिक एसिड इज लेस स्टेबल देन बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, पैरा पोजीशन पे दोस्तों हमारे यहाँ पे जुड़ गया आके OH, NH2 जोड़ दो, यहाँ पे NH2 की बात हो रही है ना, पैरा पोजीशन पे NH2 जुड़ गया पैरा, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा H हो गया, ये हमारा बन गया पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, NH2 दे रहा है और ऊपर वाला भी दे रहा है, तो ये कम स्टेबल हो गया इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। नॉर्मल बेंजोइक एसिड का भी एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं बना के, इससे कम ज्यादा स्टेबल हो गया, कम एसिडिक हो गया, क्योंकि दोनों देने वाले हो गए, ऊपर भी देने वाला है नीचे भी देने वाला है, ऊपर दे रहा है नीचे से भी दे रहा है, तो वो रिंग की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए और ज्यादा बढ़ने की वजह से वो स्टेबिलिटी कम हो गई, और जो हमारा COOH है वहां पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से वो स्टेबलाइजेशन कम हो गया और एसिडिटी भी कम हो गई। एक से क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूं, आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफी इजी है बच्चों, बात करें एसिडिटी की काफी इजी है एसिडिटी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। तो दोस्तों ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्थो पोजीशन इंक्रीज एसिडिटी। तो दोस्तों बेंजोइक एसिड के जो भी ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि कैसे करते हैं बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस और इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो दोस्तों स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि जैसे एक बेंजीन रिंग मान लो, बेंजोइक रिंग मान लो, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ रहा है तो वो एक काफी स्ट्रक्चर काफी बड़ा बना देगा। और बात कर लें इसकी, C एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH से। फिर उसके बाद में अगर ऑर्थो पोजीशन पे आके और जुड़ जाते हैं तो वो एक दूसरे के लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं और एक गुच्छा टाइप बना लेते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन अपने ही, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपने ही H बॉन्डिंग बनाने लगता है, OH हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग बनाने लगता है, लेकिन बेंजीन रिंग का रेजोनेंस इसको H बॉन्डिंग बनाने से रोक देता है और ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज कर पाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बात कर ले कि धक्का मुक्की करने लगते हैं। जैसे ऑर्थो पोजीशन में कोई कंपाउंड आके जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे हमारा आके जुड़ गया, जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से बात करते हैं अमीनो बेंजीन की बात कर लेते हैं, जैसे NH2 आके जुड़ गया, NH2 आगे जुड़ गया तो ये एक दूसरे से धक्का मुक्की करेंगे और जो ये नाइट्रोजन है ये उस जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ही हाइड्रोजन्स या OH को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पैदा करेंगे पास में जुड़ने की वजह से, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये एक दूसरे को धक्का मुक्की मारेंगे और इस वजह से ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। बच्चों एसिडिटी की यहाँ पे बात कर ले कि एसिडिटी कैसे बढ़ रही है, H+ जितनी आसानी से निकलेगा उतनी ही एसिडिटी ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे H+ कितनी आसानी से निकल रहा है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई जुड़ेगा ग्रुप तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी और H+ हमारा इजीली रिलीज हो जाएगा, इस वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। बात कर ले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स ऑर्थो पोजीशन पे जो भी जुड़ा हुआ होता है बेंजोइक एसिड के वो ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सिंपल एसिड्स। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक, इसी की बात कर रहे हैं बच्चों। अब आगे बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंडरगो जाता है, उन रिएक्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहली जो आती है एसिडिक रिएक्शंस ड्यू टू
C डबल बॉन्ड OH यानी कि C डबल OH ग्रुप रिएक्शन विद बेसिस। तो दोस्तों नॉर्मली जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी बेंजोइक एसिड है, बेंजीन पे COOH जुड़ा हुआ है, उसको हम बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बेंजोइक एसिड नॉर्मली बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड इसे रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ये है कि हमारा बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एक सेकंड। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। दोस्तों हमारा बेंजोइक एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है NOH के साथ, एक बेस के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रिलीज हो रहा है H2O रिलीज हो रहा है, और जो Na है वो रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, यहां से हाइड्रोजन यहाँ पे हट रहा है और Na जाके जुड़ रहा है, और ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन रिंग पे COONA। ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेंजोइक एसिड को तो हमें जो मिलेगा बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा और उसको H को रिलीज कर देगा। इसके बारे में आगे बात करते हैं हम। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, एक सेकंड बच्चों, दूसरी की बात कर ले, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, यानी कि बेंजीन रिंग पे COOH जुड़ा हुआ है, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं NaHCO3 के साथ। एक सेकंड में बना लेता हूं स्ट्रक्चर, उससे क्या है कि आसानी से आपको समझ में आएगा और याद करने के लिए भी काफी आसान रहेगा। बेंजीन रिंग पे हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट कर रहा है NaHCO3, और ये हमें मिल रहा है सेम वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिल रहा है बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड ONA, ये बेंजीन रिंग पे COONA, और हमारा जो रिलीज हो रहा है यहाँ पे एक तो वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है इस रिएक्शन में। ये भी काफी आसान सी रिएक्शन है। परफॉर्मेंस टेस्ट CO2 बबल्स कन्फ्रॉम COOH। तो दोस्तों ये इस रिएक्शन में ऐसे होता है जैसे ही आप इस बेंजोइक एसिड को NaCO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इसके अंदर बबल्स फॉर्म होंगे। तो वो क्या बता देंगे दोस्तों, CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलेंगे इस लिक्विड के अंदर से, तो वो कंफर्म कर देंगे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अगली रिएक्शन की। एक सेकंड इन्हें सबको रिमूव कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है किसी कंपाउंड को, यानी कि एल्डिहाइड या हमारे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए बेंजोइक एसिड को किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाए और उससे एक आइडेंटिफाई कंपाउंड बनाए, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड बनाए जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है अमाइड फॉर्मेशन, यानी कि अमाइड कैसे बना रहे हैं हम, यहाँ पे बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं अमोनिया के साथ और हमारे को यहाँ पे मिल रहा है बेंजामाइड। तो दोस्तों C6H5CONH2 यहाँ पे हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए आसान है, और वाटर बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाते हैं जैसे हम बेंजोइक एसिड और अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि एक बीकर में डालते हैं तो यहाँ पे पानी बाहर अलग हो जाता है और हमारा जो बेंजोमाइड है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पे हम अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन, तो दोस्तों इसमें हम बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ और ये हमें देता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है और SO2 और HCl यहाँ पे रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं इजीली, ये गैसेस के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और हमें एक प्योर सब्सटेंस यानी प्योर एसिड यहाँ पे मिल जाता है। आगे बात करते हैं तीसरे की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होने वाली है वो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओयू से, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इस रिएक्शन के बारे में बात कर ले, बेंजोइक एसिड अंडरगोस EAS। बेंजोइक एसिड भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अंडरगो जाता है, लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। तो दोस्तों COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप्स में आता है और ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, इसी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग है। इस पे जो डेंसिटी इंक्रीज होती है वो मेटा पोजीशन पे होती है और ऑर्था और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं, इसी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग है। और जो भी अलग एक्स्ट्रा जो सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, यानी कि बेंजोइक एसिड पे यानी बेंजीन रिंग पे मान लीजिए COOH जुड़ा हुआ है तो वो एक तरीके से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स,
और फिर ये मेटा डायरेक्टिंग है और डेंसिटी एक ही पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है, वो है मेटा पोजीशन, यानी कि थर्ड पोजीशन पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो थर्ड पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा नेग्लेक्टिंग होगा। इसके बारे में बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स है जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, इनके बारे में बात करते हैं। हैलोजिनेशन में दोस्तों बेंजोइक एसिड जो हमारा रो एसिड है वो रिएक्ट करेगा Br2, हेलोजिनेशन में Br2 के साथ रिएक्ट करेगा और Br2 डायरेक्ट मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा, यानी कि H को रिप्लेस कर देगा इस जगह से और H एक Br के साथ चला जाएगा और एक Br हमारा मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, तो बेंजोइक एसिड से इसका नाम हो जाएगा M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। वैसे ही नाइट्रेशन में होगा सेम, HNO3 में से NO2 आके जुड़ेगा क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, H2SO4 यहाँ पे OH को बाहर निकाल देगा और NO2 को इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, यानी कि HNO3 की कंसंट्रेशन को इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। NO2 प्लस आएगा और वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, ये देख सकते हो आप, और पानी बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं M नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो दोस्तों सल्फोनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कोई से भी कंपाउंड में, कोई से भी लिक्विड में एक फ्यूमिंग लिक्विड डाला जाता है जिसके अंदर H2SO4 और SO3 प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बेंजोइक एसिड के अंदर फ्यूमिंग लिक्विड डाला जा रहा है और SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और H2SO4 काफी एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो उसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है SO3 को और वो बन जाता है SO3 HSO3 और HSO3 डायरेक्ट आके जुड़ता है हमारा मेटा पोजीशन पे, देख सकते हो, और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और OH के साथ हाइड्रोजन जुड़ के वाटर का फॉर्मेशन कर देती है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो और हमसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग कटारिया फार्मेसी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट और काफी सीक्वेंस वाइज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स डिजाइन किए गए हैं हमारे द्वारा, और दोस्तों नोट्स डाउनलोड करने के लिए, नोट्स परचेस करने के लिए आप एप्लीकेशन को एक बार देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको कंप्लीट सब सेमेस्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।